तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि समुद्री लहरों के अपक्षरण से कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। अपक्षण कार्य से निर्मित भूरूप। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, समुद्री कगार। समुद्री कगार क्या, ये देखिए, कगार अर्थात एक दीवार की तरह खड़ी रहती है। समुद्री लहरों के लगातार, ये समुद्र है और यह चट्टान है, आप देख रहे हैं। समुद्री लहरों के लगातार चोट लगने से अंतरीप के तलहटी के समीप, अंतरीप क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान से देखना है और समझना। अंतरीप का अर्थ होता है टापू। टापू सुल्तान नहीं, टीपू सुल्तान। टापू जो भूखंड जिसके तीनों ओर से समुद्र हो और बीच में बहुत बड़ा मैदान हो, दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई न दे रहा हो, उसी को हम बोलते हैं टापू। टापू क्या है, किसी समुद्र या कभी कभी भूमि से भी ऊपर की ओर उभरे हुए भूमि के भाग को हम अंतरीप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अंतरीप कहते हैं जब यह भाग जल से उभरता है तो इसे हम प्रायद्वीप या रास के नाम से जानते हैं। तो अंतरीप का मतलब आपको समझ में आया होगा। अंतरीप क्या है, टापू या वह भूखंड जिसके तीन ओर से समुद्र, या वह भूखंड जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे हम अंतरीप कहते हैं। तो यह समुद्री कगार का निर्माण कैसे होता है, समुद्री लहरों के लगातार चोट लगने से अंतरीप अर्थात टापू के तलहटी के समीप के भाग का छीजन होता है। ठीक है, कटाव होता है, उनका अपक्षरण होता है और खड़ा भाग शेष रह जाता है। जिनका छीजन नहीं हो पाता या जो चट्टानें बहुत कठोर होती हैं वह शेष रह जाता है, इसे हम समुद्री कगार कहते हैं। जैसे हरिहरेश्वर और भगवती बंदरगाह जो है वह समुद्री कगार का एक अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 2 है हमारा समुद्री कंदरा, या इसको हम गुहा के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं और बीच में से समुद्र का जो जल है उसको अपर्दित किया है। अंतरीप के नीचे वाले, ये देखिए यहाँ पर अंतरीप है आपका टापू। ठीक है, तो ये अंतरीप के नीचे वाले भाग में लहरें जो हैं वह चोट करती हैं, आघात करती हैं। तो उस समय चट्टानों की दरारों में हवा बंद हो जाती है। चट्टाने की जो छोटी छोटी दरारें होती, चोट लगने से चट्टानों में दरारें उत्पन्न होती हैं और जब वो दरारों में हवा भर जाती है और हवा एकाएक बंद हो जाती है और चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है बच्चों, तो जो इसके चट्टानों की दरारों में जो बंद हवा है वह एक विस्फोट की तरह बाहर निकलती है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया जो है वह लगातार होते रहती है और लगातार होने से क्या होता है, चट्टानें जो हैं यहाँ की वह नरम हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं और जब चट्टानें नरम हो जाती हैं तो उनका क्षरण भी अधिक तेजी से होना शुरू हो जाता है तथा कुछ स्थानों पर आले जैसा भाग निर्माण हो जाता है। देखिए, और धीरे धीरे यह भाग जो होता है वह बड़ा और गहरा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम समुद्री कंदरा के नाम से जानते हैं। नंबर 3 है बच्चों तरंग घर्षित मंच। मंच आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए, मंच पथरीले भाग में, ये सब जो भाग है वह पथरीला है। पथरीले भाग में समुद्री लहरों की निरंतर होने वाले चोट के कारण
समुद्री कगारों का क्या होता है? क्षरण होता है। इनका क्षरण होगा समुद्री कगारों का, जिससे वे भाग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब इनका क्षरण होगा ऊपर से, तो धीरे धीरे क्या होंगे, इनकी जो यहाँ से यहाँ लंबाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये सपाट होने लगते हैं। उनकी तलहटी के समीप समतल मंच का निर्माण हो जाता है। ऐसे मंचों को यहाँ तरंग घर्षित मंच कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी आपने देखा समुद्री कगार, समुद्री कंदरा या गुहा, तरंग घर्षित मंच भी है। इसके अलावा भी समुद्री कमान और समुद्री स्तंभ जैसे अपक्षरण के भूरूप भी समुद्री लहरों के कारण निर्मित होते हैं। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि महाराष्ट्र में स्थित तटीय क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है वह पथरीला है। कहाँ का? महाराष्ट्र में स्थित तटीय क्षेत्र का अधिकांश भाग हमें पथरीला दिखाई देता है। अतः ऐसे भाग में ये भूरूप आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा श्रीवर्धन, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इत्यादि जो हैं वह समुद्री लहरों के अपक्षरण के द्वारा तैयार भूरूप हमें दिखाई देते हैं।